नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम और मैं हूं अजय पटेल वाग्मी। संवाद कार्यक्रम के हर एक एपिसोड में हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराते हैं जिनके जीवन से निकले हुए तमाम उपलब्धियों, तमाम सीखों से आप बहुत सारी चीज़ें सीखकर अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। इसी कड़ी में आज जन मुद्दा की टीम पहुंची है एक ऐसे व्यक्तित्व के पास जिन्हें पूरा गोरखपुर शहर अपने अंकल के नाम से पुकारता है, प्रिय अंकल के नाम से पुकारता है। मुझे अनुमान है कि लगभग बहुत से लोगों ने जो गोरखपुर शहर के निवासी हैं उन्होंने गेस कर लिया होगा। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ 80 से अधिक बार रक्तदान कर चुके, पूर्वांचल रत्न से सम्मानित गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष जसपाल अंकल की। बहुत बहुत स्वागत है सर संवाद कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पर आने के लिए। मैं आपकी टीम का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं हूँ जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। अंकल जी, आपके बारे में एक बात चलती रहती है कि आपने 80 से अधिक बार रक्तदान किया हुआ है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक सरोकार से जुड़ता है तो कभी न कभी उसने शुरू किया होगा शून्य से। हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं इस सामाजिक सरोकार वाले कार्य की शुरुआत कहाँ से हुई? सन 1980 के आसपास की बात है। अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे कि हमारे एक मित्र के साले बाहर से आए थे। उनको रक्त की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि उस समय रक्त बैंक भी नहीं हुआ करते थे। उस समय किसी को ज़रूरत पड़ती थी रक्त की, तो वो अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से रक्त मांगते थे कि भाई रक्त मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सके। तो उस समय हमको रक्तदान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। केवल मित्र ने कहा था कि भाई अगर हो सके तो रक्तदान कर दो। तो मैंने अपने एक मित्र गोपाल जी थे, उनके साथ मिलकर अपना सर्वप्रथम रक्तदान MM नर्सिंग होम में किया था। डॉक्टर धवन जी ने किया था, क्योंकि उस समय ब्लड बैंक नहीं हुआ करते थे। ऐसे ही मैच करा के, क्रॉस मैच करा के लोग रक्त लिया करते थे और दिया करते थे। तो पहला रक्तदान जो हुआ था मेरा, वो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सोची समझी उसके अनुसार किसी ने मांगा, मैंने दे दिया। क्योंकि मेरा जन्म जो है एक सिख परिवार में हुआ है और हम लोग को सेवा करना बचपन से ही सिखा दिया जाता है। हम लोग जब बहुत छोटे होते हैं तब अपने माता पिता जी के साथ गुरुद्वारा जाते थे और वहाँ पर छोटे छोटे कार्य जैसे पंखा जलना, जूते साफ करना, बर्तन साफ करना, ये सब काम करते हैं। तो हम लोग के मन में कोई ऐसी भावना नहीं होती है। तो उन्होंने हमसे कहा और हमने बिना घर में किसी को बताए जाके वहाँ पर रक्तदान कर दिया। अब जब मैं घर वापस आया तो मेरे माता पिता जी को पता चला तो वो काफ़ी चिंतित हुए, क्योंकि रक्तदान उस समय जो आप एक कल्पना कर सकते हैं कि किसी के घर के, जब लोग अपने स्वयं के घर के लिए रक्तदान नहीं करते थे। तो मैं अभी एक बच्चा था, उस समय नवयुवक था और जाके रक्तदान कर आया था। खैर घर आया, घर में आके मुझे बादाम मिला दूध मिला और इस तरह से उसके बाद भी मैंने जब किसी को ज़रूरत पड़ी तो बिना घर पर किसी को बताए चुपचाप जो है जाकर रक्तदान कर दिया करता था। कोई आता था, कहता था तो कर दिया करता था, उसमें कोई ये नहीं था। लेकिन जब थोड़ा और बड़ा हुआ, ब्लड बैंक बन गए, तब लोग जब रक्त के लिए परेशान होते थे तब मुझे कुछ समझ में आया। तो मैं हर 3 माह में, गोरखनाथ ब्लड बैंक जब खुल गया था, मैं लगभग उससे शुरू से ही जुड़ गया था। हर 3 माह में अपना घर रीति चौक पर था उस समय, अपने स्कूटर से जाता था और रक्तदान करके अपने घर वापस चला आया करता था। मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था कि मैं रक्तदान कर रहा हूँ। बहुत बाद में जब मेरा 50 बार रक्तदान हो गया तो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित था उस दिन। तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी
योगी आदित्यनाथ महाराज जी उस समय सांसद थे, तो उन्होंने वहाँ पर मुझे सम्मानित किया था। तब जब दूसरे दिन समाचार पत्रों में छपा, तब मेरे घर वालों को और मेरे मित्रों को इस बात का पता चला कि मैं हर 3 माह पर जाके चुपचाप रक्तदान कर दिया करता हूँ। उसके बाद परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा, कैसी प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया तो यही थी कि तुम कर रहे हो, कहीं कमजोरी ना आ जाए। लेकिन बाद में वो लोग समझ में आ गया कि ये मानेगा नहीं बच्चा, ये अपने मन की करेगा इस क्षेत्र में, तो फिर उन्होंने कभी मुझको मना नहीं किया, बल्कि सहयोग ही किया। तो घर वाले भी बाद में मुझसे इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि जब मैं 3 माह पर रक्त जो है एक निरंतर बनता रहता है शरीर में। हम लोगों की एक कमी है कि हम अभी भी अपने लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए लोगों को रक्तदान के प्रति एक मन में भय है। यद्यपि जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर में जो रक्त बनने की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है। समझ लीजिए जो भी आपने रक्तदान किया, लगभग 350 ml रक्त आपका एक दफ़ा निकाला जाता है। वो केवल 24 घंटे के अंदर शरीर स्वयं उसको पूरा कर लेता है, और उसकी क्वालिटी जो है वो 21 दिन के अंदर मेंटेन हो जाती है। आप हर 3 माह पर रक्तदान कर सकते हैं। तो जब आप रक्त कोशिकाएँ जब तेज़ी से बनती हैं तो आपको अपने अंदर एक नई संचेतना का अनुभव होगा। और आज इस वैज्ञानिक युग में, जबकि हमारे एक रक्तदान करने से 4 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, तब इससे बढ़कर हमारी समझ में कोई सेवा दुनिया में है ही नहीं है। हमको जब रक्तदान करते हैं तो हमारी अनेक जांचें होती हैं, मुफ्त में होती हैं, जिससे कई दफ़ा गंभीर बीमारियों का भी पता चल सकता है। जैसे जांच होगी तो आपका ब्लड ग्रुप तो होगा ही होगा, कई तरह की गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर हुआ, इन सबों की आपके जो बीमारियां हैं उनका पता चल, हार्ट अटैक का भी पता चल सकता है। हमने पिछले कुछ एपिसोड पहले शिवांबुज पटेल एक हैं जो भी रक्तवीर ग्रुप चलाते हैं, उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा था कि अगर व्यक्ति निरंतर समय पे ब्लड डोनेशन करे तो उसे हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाता है। और उन्होंने आपका उदाहरण दिया था कि बताइए, हमारे ही ज़िले के, हमारे ही शहर के एक अंकल हैं, एक बुजुर्ग हैं, जो इस चीज़ को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने 80 बार रक्तदान किया और देखो मैं एकदम स्वस्थ हूँ और सही हूँ। तो आप ऐसे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। एक प्रश्न आता है, आपने कहा सिख परिवार से मैं हूँ और यहाँ पे सेवा शुरू से सिखाया जाता है, यह पूरा भारत जानता है। लेकिन एक प्रश्न यह कि इस जहाँ परिवार में आपको सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, परिवार में आपको संस्कार दिया जा रहा है, उसके साथ ही साथ वह कौन सी घटना थी जब आप सामाजिक सरोकार से जुड़े, ब्लड डोनेशन के अलावा? क्योंकि आपकी एक छवि निकल के आती है एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो सामाजिक सरोकार से पहली बार आपका राब्ता कब हुआ? कॉलेज में, स्कूल में, या जहाँ भी हुआ हो, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे आपको मैं बताऊं, कुछ ये आदमी की अपनी एक इच्छा होती है, या उसका कुछ करेक्टर हो जाता है, या घर के वातावरण को, समाज के वातावरण को देख के उसका चरित्र निर्माण होता रहता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो हमारे वातावरण ऐसा था कि हम लोग सामाजिक किसी को भी कुछ देखते थे तो उसकी पूरा करने का प्रयत्न करते थे। कितना कर पाते वो अलग बात है, मन में ये आता था कि इसका ये काम पूरा कर दिया जाए। जब मैं बीएससी में पढ़ रहा था तो मेरा एक मित्र था, छोटी सी बात है, उस समय उसके पास फीस जमा करने के पैसे नहीं थे, किताबें के पैसे नहीं होते थे। कौन सा कॉलेज था? डीएवी डिग्री कॉलेज। अच्छा। डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी डिग्री कॉलेज। तो मैंने उसको फीस का इंतज़ाम उस समय अपने घर से मांग के किया था। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यों में, जैसे किसी को सहयोग, जरा किसी को बीमारी पड़ती थी तो हम वहाँ चले जाते थे, उसकी जो सेवा कर सकते थे। अपने बचपन से ही हमारी नेचर एक बन गया था कि घर में किसी को परेशानी हो गई या समाज में अगल बगल में हो गई तो हम वहाँ जाने का प्रयत्न करते थे। उसकी जो हमसे सहयोग हो पाता था
तो हम करते रहते थे। तो वो जैसे जैसे हमारा और संपर्क बढ़ता गया, होता गया, तो फिर हम लोगों ने अपना ग्रुप भी बना लिया, अपना रक्तदान शिविर का भी आयोजित करते हैं। तो ये बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हमने गुरु नानक देव निःशुल्क रक्तदान सेवा सोसाइटी की स्थापना सन 2015 में जब हम अध्यक्ष बने थे तब कराया था। तो हम हर 3 माह पर गुरुद्वारे में एक रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। तो उसमें अच्छी खासी संख्या में लोग आ जाते हैं। हमारे कई मिथिलेश जी हैं, सिमा जी, सब लोग सम्मिलित होते थे उसमें। जब हमने रक्तदान शिविर शुरू किया उस समय शहर का वातावरण ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोग रक्तदान के बारे में जानते भी नहीं, शिविर आयोजित करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आज हमको ये बात की बहुत खुशी होती है कि आज गोरखपुर में रक्तदान के प्रति तो लोगों का उत्साह जग ही गया है। आप देखिए, रोज़ कहीं ना किसी द्वारा शिविर आयोजित होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हमने सोचा था कि कम से कम अपने शहर में ऐसा हो कि कोई आए तो उसको रक्त के लिए भटकना ना पड़े। और रक्त के लिए तभी नहीं भटकेगा जब हमारे ब्लड बैंक रक्तों से भरे होंगे। तो आज जगह जगह शिविर आयोजित होते हैं तो देख के बहुत खुशी होती है। अब कोरोना काल का समय ले लीजिए। कोरोना काल में हम लोगों ने जो हो सका सहयोग किया। उसके बाद जब सेकेंड कोरोना काल आया तो उसमें मिडिल क्लास के लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। वो ना आपसे ना हमसे मांग सकते थे और ना कुछ कर सकते थे। वो बहुत परेशान थे। तो उनकी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उसमें जिस किसी को कोई ज़रूरत होती थी वो हमको मैसेज कर देता था। किसी भी घरेलू सामान की आवश्यकता, किसी को दवा चाहिए होती थी, किसी को राशन चाहिए होता था, किसी को कुछ पैसे भी चाहिए होते थे। तो हम लोग जो क्या करते थे, जो किसी ने मांगा वो हम लोग की 4-5 लोगों की कमेटी बनी हुई थी, उसमें हम लोग सहयोग करते थे। कुछ लोग उसमें डोनेट भी करते थे। ना दान करने वाले को मालूम होता था और ना लेने वाले का मालूम होता था कि हमको किसने दिया है, और ना देने वाले को मालूम होता था कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा था। उसको मैं मालूम था कि जा रहा है तो कहीं हमारा सही जगह पर जा रहा है। तो इस तरह के कार्य हम लोग चलाते रहते हैं। और गुरुद्वारे में जब से हम हुए, आप जैसे किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति, किसी को कोई समस्या होती है तो वो हमारे गुरुद्वारे में आता है। तो हम इतवार को किसी को पढ़ने के लिए, किसी की लड़की की शादी में, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई बीमार है, क्या उसका सहयोग कर सकते हैं, हम लोग पूरा प्रयत्न करते हैं कि वो जो है अपने खाली हाथ ना जाए गुरुद्वारे से। आपने गोरखपुर शहर की बात किया और यहीं से मेरा एक प्रश्न आता है। आप जब पढ़ाई कर रहे थे, आपने जब अपना बचपन गोरखपुर में गुजारा और आज जब आप गोरखपुर को देख रहे हैं, गोरखपुर की आज एक छवि उभर के आती है योगी आदित्यनाथ के कारण, चूँकि वह इस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ही भारत की राजनीति में एक चर्चित चेहरा है। आप गोरखपुर को कितना बदलते हुए पाए हैं अभी तक के समय में? गोरखपुर पहले क्या था, गोरखपुर अब क्या दिख रहा है आपको, और आपके अनुभव के आधार पे आने वाले 10-20 साल में गोरखपुर कहाँ दिख रहा है आपको? इसमें मेरे कहने की बात ही नहीं है। उस समय BBC लंदन हुआ करता था। उस समय जातिवाद संघर्ष इतना बढ़ा हुआ था गोरखपुर में कि गुंडा माफियाओं का अड्डा बना हुआ था। यहाँ तक कि BBC लंदन ने इसको क्राइम में सबसे बड़ा शहर घोषित किया था पूरे वर्ल्ड में। हमने वो गोरखपुर भी देखा था जब रात को 8 बजे के बाद कोई निकल नहीं पाता था। जो व्यापारी वर्ग था उसके वहाँ झुंड बना के लोग आते थे, कपड़ा ले जाते थे, क्योंकि मैं भी कपड़ा व्यवसायी था, और ले जाते थे। 6 महीना साल भर उसको इस्तेमाल करने के बाद दुकान पर आके पटक जाते थे और पैसा भी ले जाते थे, सिलाई भी ले जाते थे। इतनी निम्न स्तर तक की गुंडागर्दी बढ़ी हुई थी उस समय जब हम छोटे थे। यहाँ तक कि मिठाई वाले, होटल वाले सब परेशान हो गए थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब से योगी महाराज जी का शासन आया है, उनका बुलडोजर जो चला है तो बड़ों बड़ों की हवा निकाल दी है। आप देखिए शहर में जितने अवैध कब्जे थे उन सब से मुक्ति मिल रही है। बड़े बड़े माफिया कहाँ गए हैं ये किसी को पता नहीं। आज किसी भी माफिया का नाम आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, कोई आपको धमका नहीं सकता है।
एक ज़माना था जब जेल में बंद होते हुए भी उनके जेल से भी चिट्ठियाँ आती थी, जेल से फ़ोन आते थे, और आज आप वो निरंतर घूम रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आंख उठाकर आपकी तरफ, किसी की भी तरफ, शहर के एक सामान्य नागरिक को भी आज निश्चित रूप से निर्भय होकर अपना जीवन यापन कर रहा है। और एक ऐसा शासन है जहाँ पर सभी धर्मों का आपस में प्रेम बढ़ रहा है और सभी धर्म के लोग एक समान अवसर पा रहे हैं। किसी में योगी जी ने केवल ये नहीं कहा जा सकता उन्होंने जो किया है वो केवल हिंदुओं के लिए किया है। आज भारत का हर नागरिक, उत्तर प्रदेश अपने गोरखपुर का हर नागरिक को वही सुविधा प्रदान है, किसी में कहीं कोई भेदभाव नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर आ चुका है पहले के ज़माने से और आज के ज़माने में। हम निरंतर इस काम के लिए हम योगी महाराज जी को जितने भी उनको बधाई दें, जितनी भी उनकी प्रशंसा करें वो कम है। अब आप मुख्यमंत्री जी की चर्चा हो ही गई तो एक प्रश्न और, एक समय होता है 90 का दशक होता है जब महंत अवैधनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के महंत होते हैं और उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के इस मठ के उत्तराधिकारी होते हैं। आप लोग सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे हैं तो समय समय पे निरंतर आप लोग का गोरखनाथ मंदिर में आना जाना लगा रहता है। आपने तब भी देखा योगी आदित्यनाथ को एज ए उत्तराधिकारी के रूप में, और आज आपने एक मठाधीश के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। आप बड़े करीब से उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, क्या महसूस करते हैं? देखिए, जब वो उत्तराधिकारी बने थे उसी समय से हम लोगों को समझ में आ गया था कि कोई महापुरुष आ गए हैं गोरखपुर में जिनके थ्रू उद्धार होगा। उस समय योगी जी महाराज जी घूमते थे, सड़कों पर देखते थे, लोगों की बातें समझते थे। उस समय आंदोलन करते थे, वो खड़े रहते थे। उस समय उनके पास ताकत नहीं थी, सांसद थे लेकिन उनके पास ताकत नहीं थी, ये जो आपके शासन की ताकत नहीं थी। तो अपने अंदर क्रोध करते थे, अपना समझते थे, लेकिन उन्होंने हर जगह संघर्ष किया। मुझको याद है कि जब वो नए नए अपने अभी उत्तराधिकारी घोषित हुए थे तो रेती चौक पर मदीना मस्जिद के पास उन पर जा रहे थे, उधर से गुजर रहे थे तो उन पर आक्रमण होता है। थोड़ा रेती चौक पर वो आकर अपने रुक जाते हैं, वहीं पर पूरा गोरखपुर बंद हो जाता है। पूरे गोरखपुर ने उनको प्यार दिया है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उस हम समझते हैं ये अप्रैल मई का जून का महीना रहा होगा और इतना तेज वहाँ पर आंदोलन चलता है कि योगी जी को वहाँ से पहली दफ़ा गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद की कहानी सबको मालूम है। योगी जी कभी भी किसी भी एक साधारण के लिए भी कष्ट के लिए पुराने जब सांसद थे उसके न्याय दिलाने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। और आज जब वो मुख्यमंत्री हो गए हैं तो न्याय उसके द्वार पर खुद चला जाता है, उसको कभी कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई कष्ट में होता है तो आज योगी जी स्वयं उसका निर्धारण कर देते हैं। उस समय जैसे स्वास्थ्य के लिए होता था, किसी के घर परेशानी, गरीब लोगों को, तो उस समय भी मेडिकल हेल्प मिलने के लिए पैसे मिलते थे, लेकिन हम लोग दौड़ते रह जाते थे, कभी किसी को हेल्प नहीं मिल पाती थी। उसकी मृत्यु हो जाती थी तब भी उसको हेल्प नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब से शासन में आए हैं हम लोग एक दफ़ा मंदिर में जाके एप्लीकेशन दे देते हैं तो उस व्यक्ति को कैंसर का हुआ, जैसे लंबे खर्चे होते हैं, हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो उसके लिए उसको फ़ौरन चेक आते हैं। कई लोगों को चेक दिलवाए जा चुके हैं जिससे उसकी मदद हो जाती है। तो इतना तो उनको प्रशासन में, जब शासन में आ गए हैं, चिंता उनकी तब भी थी, आज भी एक सामान्य नागरिक के प्रति उनके वही स्नेह, वही चिंता उनके मन में रहती है कि हमारे शासन में किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे। विस्थापन बहुत ही बड़ी समस्या है जिसके कारण अगर देखा जाए तो हमारे देश में चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे सिख समुदाय हो, जब जब विस्थापन हुआ है बहुत से परिवारों का ताना बाना बिखर गया है। आपके कई पोस्टों से कभी कभी विस्थापन की टीस उभर कर सामने आती है। कोई संस्मरण इससे जुड़ा हुआ आपको याद हो या कोई घटना याद हो, उसके बारे में बताएं। देखिए, क्योंकि मेरा जन्म तो यहीं हुआ है, सन 1954 में हुआ है मेरा जन्म, लेकिन विस्थापन के बारे में मैंने अपने पिताजी से और माताजी से बहुत कुछ सुना है। विस्थापन में भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, जो उस समय के नेताओं ने गलत नीतियों के कारण स्वीकार किया था,
वो पूरी दुनिया का ऐसा विस्थापन में जहाँ लाखों लोग विस्थापित हुए थे और लाखों लोग मारे भी गए थे। जो कहानियाँ सुनी थी, जो मेरे पिताजी ने, उस समय मेरे पिताजी की आयु मात्र 15 वर्ष की थी। वो अपने 4 भाइयों के साथ, 3 भाइयों के साथ आ रहे थे। एक भाई उनका वहीं मार दिया गया। 3 भाई हमारे पिताजी बच के आए थे गोरखपुर। तो उन्होंने बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी, कैसे जब विस्थापन हुआ, जो वहाँ के लोकल लोग थे आपस में सब भाई भाई की तरह रहते थे, लेकिन कुछ नेताओं ने, वहाँ के कुछ नेताओं यहाँ ने ऐसा भड़का दिया था कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए थे। जो तीज त्यौहार वहाँ पर मिल के बाँट के मनाए जाते थे, उसी के लिए लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए थे। हमारे पिताजी बताते हैं कि उस समय वो जो उनको किसी ने पकड़ लिया था, 4 भाई थे ये लोग, और उनको ले गए थे। उनको मारने के लिए एकदम तैयारी हो गई थी कि इनको मारना है, उसमें मार काट चल रही थी। तो उसी समय किसी तीसरे आदमी ने आकर उसको बताया कि अब जो है मारना नहीं है, इसको जेल में भेज देना है। तो हमारे पिताजी की जान वहाँ से बची थी। हमारे पिताजी के साथ उनकी बुआ जी भी थी। उन्होंने कुछ सोना वोना रखा था, तो उन्होंने कहा तो या तो सोना दे दो और तुम्हारी जान लेंगे, या बच्चों की जान लेंगे। तो हमारी बुआ जी को वहीं पर मार दिया गया, उनका सोना सब ले लिया गया। इनको भी मारने की बाद में तैयारी हो गई थी। ऐसे कई संस्मरण हमने पिताजी से। यह घटना कहाँ की है? स्थान, किस स्थान की बात आप बता रहे हैं? ये जिला गुजरात पड़ता है पाकिस्तान में। अच्छा, हमारा वहीं का है। अच्छा, अच्छा। पंजाब में भी जिला गुजरात है। तो ये वहीं की घटना है। वहाँ से पिताजी फिर हमारे जो है वो जेल में बंद कर दिए गए थे, क्योंकि हमारे पिताजी उस समय पढ़ रहे थे। और हमारे वहाँ पर बहुत बड़ी जमींदारी थी, मतलब 100 घोड़ों का अस्तबल हमारे दादाजी के पास था। गांव में किसी की भी बारात आती थी वहीं पर ठहरती थी। और जब हमारे पिताजी आए थे यहाँ पर, तो खाली बदन में जो कपड़ा था वही पहन के आए थे यहाँ पर, पिताजी और 2 भाई। गोरखपुर में हमारे फूफा जी पहले शिफ्ट हो गए थे, तो वहीं जाके उनको किसी तरह से ले आए थे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आए, कड़ी मेहनत, परिश्रम और यहाँ ही के लोगों के सहयोग से आज हम इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि जहाँ हम अच्छी तरह से यहाँ पर, और इतने यहाँ के लोगों का इतना स्नेह मिला कि हमको लगा ही नहीं। और हम यहीं के हैं। ये भारत में, पाकिस्तान जो बना है वो भारत का ही हिस्सा है। हम तब भी भारतीय थे, आज भी भारतीय हैं। लेकिन विस्थापन का एक कष्ट होता है। जब कोई ऐसी बात होती है, याद आता है, तो कष्ट बहुत होता है। हमको कुछ लोगों ने उस समय शरणार्थी कहा था, एक शब्द इस्तेमाल किया था। कांग्रेस सरकार द्वारा भी शरणार्थी शब्द इस्तेमाल किया। हम शरणार्थी कहाँ थे भाई? हम तो भारतीय वहाँ भी थे। आपने गलत विभाजन स्वीकार किया। वो भारतीय यहाँ पर अपने घर ही में तो आए थे, तो शरणार्थी कहाँ से हो गए? हमारा प्रश्न यही होता है भाई। कांग्रेस ने जो हम लोग को शरणार्थी शब्द इस्तेमाल किया था, वो गलत था, गलत है और हमेशा हमारे लिए गलत रहेगा। जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सामाजिक परिवेश का हो, राजनीतिक परिवेश का हो, वह अपने अंदर बहुत सारी कार्य योजनाओं को सोचता है। कल्पना उसकी बहुत सारी कार्य योजनाओं को साकार करती है, लेकिन सभी कार्य योजनाओं में कुछ ही ऐसी हैं जो धरातल पर अपना मूर्त रूप ले सकती हैं, या लेती हैं। आपके मन में ऐसी कोई योजना सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई जो आपके मन में कसक रह गई हो कि इसे पूरा कर लेना चाहिए था या इसे करना है, ऐसी कोई योजना? देखिए, इसमें सबसे बड़ी योजना जो मेरे मन में है वो रक्तदान के लिए है। कि रक्त के लिए जब पीड़ित रात को 12 बजे 1 बजे आते हैं हमारे पास, तो चल ही रहा है ना, मैं कुछ चल रहा और जो नहीं, नहीं चल रहा उसको है। देखिए, हमारी उसकी योजना सुनिए। हमारी ये प्रयास चल रहा है कि हर मोहल्ले में कम से कम 20, 25, 30 युवकों की एक टोली बना दी जाए, जो कि रक्तदान के लिए तत्पर रहे। कोई भी हमारा कोई भाई आता है, उस मोहल्ले का है, किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हमारे आस के पर भटकना ना पड़े, उसका ही कोई युवक जो है वो मिल जाए। और दूसरी जो हमारे ये है कि हर आदमी को शिक्षा चाहिए। शिक्षित हो जाएगा तो समाज शिक्षित होगा, और जो आजकल गरीबी है, शिक्षा हमारी उसको दूर कर सकती है। तो हमारे प्रयास रहता है कि शिक्षा के लिए जहाँ भी सहयोग हो सके, शिक्षा के लिए हम लोग करें। और जो थोड़ी बहुत असमानता की भावना अभी भी लोगों के देहात में मन है, हमारे वहाँ कहा गया, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई शूद्र, ना ब्राह्मण, सब एक धर्म है, सब मानस की जात, सब एक ही पहचान दो। जिस दिन हम लोग मानस की जात को एक पहचान लेंगे, उस समय हमारे वहाँ की सारी समस्याओं का ही अंत हो जाएगा।
हमारे धर्म में कहा मानस की जात सभे एक कोई पहचानो, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। कोई मन आदमी जो है नीच नहीं है, कोई आदमी ऊंच नहीं है, सब बराबर है। जब ये समानता का भाव हमारे समाज में आ जाएगा, हम एक दूसरे का हित सोचेंगे तो समाज का हित होगा। जब समाज का हित होगा देश का हित होगा, हमारा हित होगा। हमारे वहाँ अरदास में भी दिल्ली की अरदास में हमारे कहा जाता है, जो बोले सुने नानक नाम चढ़ दी कला तेरे पानी शरबत दा भला। जब शरबत का भला हम सोचेंगे तो उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, पूरी दुनिया है। पूरी शरबत का अर्थ यानी सबका। सबका, शरबत माने सबका। अच्छा, जी जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतना महत्वपूर्ण अपने बहुमूल्य समय में से अपना समय जन मुद्दा द जीरो मीडिया को दिया बात करने के लिए। जाते जाते हमारे इस संवाद कार्यक्रम का एक उद्देश्य है सर, कि समाज में सकारात्मकता कैसे फैले, लोग अच्छे विचारों को कैसे जानें और जुड़ें। आप जाते जाते हमारे दर्शकों को ऐसा कोई संदेश देते जाइए जिससे एक आदर्श समाज का निर्माण होता हो। आप क्या परिकल्पना रखते हैं इसके बारे में, क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज कैसा होना चाहिए? समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ सहयोग की भावना हो। अपने लिए तो सभी करते हैं, आपके बगल का अगर कोई दुखी है तो आप सबसे पहले उसके दुख को जानने का प्रयास कीजिए और जहाँ तक हो सके उसका सहयोग करके दुख दूर कीजिए। ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो सके। बाकी दुनिया में है ही क्या, हम सबको जाना है तो कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया हमको याद करे। जीते जी रक्तदान कीजिए, मरने के बाद अपने हम तो कहेंगे मैंने तो अपना शरीर का भी दान कर दिया है। तो आप अपने देह दान कीजिए, अपने नेत्रों का दान कीजिए, ताकि जिन लोगों के पास हमारे मरने के बाद किसी के काम आ जाए तो इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं होगी। सहयोग की भावना रखिए, सेवा की भावना रखिए। सब कुछ प्रभु ने दिया हुआ है, अगर उसमें से किसी को देने से कुछ फ़ायदा हो जाता है तो अवश्य करें, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। बाकी तो आप जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो सब अलग है। सेवा सबसे और सर्वोपरि है। सेवा कीजिए, किसी का भी दुख हो तो उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों, यह थे हमारे साथ गोरखपुर शहर में अंकल के नाम से पुकारे जाने वाले, जिन्हें हर एक सामाजिक कार्यकर्ता बड़े प्यार से जसपाल अंकल कह के बुलाता है। और उससे भी ज़्यादा यह अपने पीछे अपने साथ चल रहे सभी युवाओं को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरणा देते रहते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं। ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे संवाद कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। इस एपिसोड से आपने क्या सीखा, आपने जसपाल अंकल के बातों को सुनकर क्या समझा, आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और हमारे मनोबल को बढ़ाने का कार्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम। मैं हूं अजय पटेल।